जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सबको विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको पता है कि 1971 16 दिसंबर को 93,000 पाकिस्तानी फौजियों ने भारत की सेना के सामने सरेंडर करा था। जगजीत सिंह अरोड़ा साहब की वो फोटोग्राफ आपको याद होगी और जनरल ए के नियाजी की भी फोटोग्राफ आपको याद होगी। किस तरीके से पाकिस्तान ने सरेंडर करा। आज हमारे पास एक खास मेहमान आए हैं। ये मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप सब लोग उनको जानते हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, सारे सोशल मीडिया में एक्टिव हैं। और इसके अलावा आपने उनकी नई किताब के बारे में जरूर देखना है, जरूर जानना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। किताब का नाम है कितने गाजी आए और कितने गाजी गए। दोस्तों, समझ गए होंगे हमारे गेस्ट कौन है। चाणक्य डायलॉग स्वागत करता है लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन साहब का। सर जय हिंद, हमारी शो में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद एंड थैंक यू सर। सर मेरा पहला सवाल आपसे सर, सर आपने इस थोड़ा सा सर किताब के बारे में आप बताइए और फिर हम 1971 के बारे में जाएंगे, क्योंकि दिस बुक डील्स विथ एवरीथिंग सर। आपके कहां पे आपकी पैदाइश हुई, कैसे आप पले बड़े, किस तरीके से सर आपने एनडीए ज्वाइन करा, आईएमए, फिर राजपूताना राइफल्स, फिर आप आते हैं 15 कोर और फिर वो वाकया सर कितने गाजी आए कितने गाजी गए। इफ यू कैन गिव अस शॉर्ट आंसर सर, फिर हम 1971 की ओर ले चलते हैं दोस्तों को अपने। थैंक यू गौरव। और सबसे पहले तमाम दर्शकों को विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 51 साल हुए जब भारतीय सेनाओं ने एक बिल्कुल सक्षम और मजबूत विजय हासिल की पाकिस्तान फोर्सेस के ऊपर। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। मे द नेशन, मे द डिफेंस फोर्सेस ग्रो इन स्ट्रेंथ एवरी डे। नाउ कमिंग बैक टू आपके जो पॉइंट आपने बोला, कितने गाजी आए कितने गाजी गए, ये एक कहानी है एक 3 साल के बच्चे की जिसने अपनी जिंदगी चैलेंजेस से शुरू की, जैसे कि हर एक हमारे देश में और बाहर भी छोटे बच्चों के चैलेंजेस, टेररिज्म कैसे चला, क्या हुआ, फिर पुलवामा और 370 के एब्रोगेशन। तो ये एक होलसम पैकेज है पिछले 30-32 साल का, जो कैसे फौज की कार्रवाई हुई कश्मीर में, और उससे पहले एक जो फौजी एक लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक पे पहुंचता है उसका बचपन कैसे है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, वो किसी भी आज के बच्चे से भिन्न नहीं है। ही इज द सेम चाइल्ड ऑफ इंडिया हु ग्रू अप टू वेयरएवर ही ग्रू अप टू। जबरदस्त सर। सर मेरा पहला सवाल है, 1971 की जो लड़ाई हुई, इंडिया फाइनेस्ट मिलिट्री विक्ट्री लोग कहते हैं। ऐसी जीत कभी भारत की नहीं हुई जैसी कॉम्प्रिहेंसिव मिलिट्री विक्ट्री कहते हैं सर, हर लिहाज से, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। आप मुझे यह बताइए सर, और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं, लड़ाई की नौबत आई क्यों। 1965 में ही तो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान से, जब ये अखनूर के ऊपर चढ़ गए थे, और फिर पूरा पंजाब में लड़ाई हुई, असल उत्तर राजस्थान में, हर जगह लड़ाई हुई। लेकिन ये 1971 की लड़ाई की जरूरत पड़ी क्यों? व्हाट इज द जेनेसिस ऑफ दिस वॉर सर? देखिए, 1971 की लड़ाई की जेनेसिस काफी पीछे जाती है। जब 1947 में भारत पाकिस्तान, उस टाइम का वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान ब्रिटिश रूल से आजाद हुआ, तो पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा। एक वेस्ट पाकिस्तान जिसको आज हम पाकिस्तान जानते हैं, दूसरा ईस्ट पाकिस्तान जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो ये लड़ाई की नौबत 1971 में शुरू नहीं हुई, ये लड़ाई शुरू हो गई थी 1948 से। शायद आपके दर्शकों को मालूम हो या कुछ को ना मालूम हो, 21 फरवरी जो है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के तौर पे मनाया जाता है। और 21 फरवरी जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है, इसकी बुनियाद रखी गई थी 21 फरवरी 1952 में, जब बांग्लादेश में बांग्ला लैंग्वेज को लेकर के जो वेस्ट पाकिस्तान के पंजाबी हुक्मरान थे, उन्होंने उर्दू लैंग्वेज उनके ऊपर थोपने की कोशिश की। तो बंगाल के जो बशिंदे थे उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, उसमें फायरिंग बहुत सी जाने गई। तो 21 फरवरी 1992 में अपनी लैंग्वेज की बरकरारी के लिए प्रोटेस्ट बांग्लादेश में शुरू हुए थे, और बाद में यूएन ने इसको इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के तौर पे कबूल किया, और आज ये इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के तौर पे मानी जाती है। तो बांग्लादेश में बांग्ला स्पीकिंग पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान देन वर बीइंग प्रेशराइज्ड एंड देयर वर atrocities being committed by the Pakistan army, which was dominantly Punjabi Pakistan. तो उसकी मुक्ति बाई खड़ी, उसके खिलाफ भारतीय सेनाओं ने उनकी मदद की। और जब 1971 की लड़ाई हुई तो ईस्ट पाकिस्तान एक नया और आजाद मुल्क बनकर के सामने आया, जिसको आज हम बांग्लादेश जानते हैं। तो ये एक छोटा सा इतिहास है, ये 1971 में शुरू नहीं हुआ, ये जिस दिन वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को आजादी मिली उस दिन से शुरू हो गया था।
सर एक बड़ी कहानी है सर कि कैबिनेट ने, इंदिरा जी की जो कैबिनेट थी, उन्होंने अप्रैल के महीने में बोला, जनरल सैम मानेकशॉ उस समय चीफ थे, वो उनको बोला कि जनरल मानेकशॉ यू मस्ट अटैक नाउ, एंड ये जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है वहां से, या जो रेफ्यूजी इन्फ्लक्स है सर, दैट इज गेटिंग अ लिटिल टू मच। और इंदिरा गांधी जी का बीबीसी में सर एक वो भी है, एक इंटरव्यू भी है बड़ा फेमस, कि वी आर अनेबल टू मैनेज दिस बिकॉज वी आर नॉट ए रिच कंट्री, और बहुत ज्यादा हमारे ऊपर लोड आ रहा है। तो फिर जनरल सैम मानेकशॉ साहब ने मना कर दिया था उनको। उन्होंने मना क्यों करा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन को अटैक करने से क्यों मना करा सर? देखिए, मैं इसके सिर्फ फौजी कारणों पे बात करूंगा। कोई भी लड़ाई जब होती है जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स शामिल होती हैं, तो बहुत सी चीजों का ध्यान रखा जाता है। जब लड़ाई की प्लानिंग की जाती है तो बहुत से लॉजिस्टिक एस्पेक्ट्स, बहुत के ग्राउंड लेवल एस्पेक्ट्स एंड बहुत से बाद में मैनेजमेंट ऑफ द कैप्चर्ड एरियाज के एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि आपके दर्शकों को मालूम हुआ, बांग्लादेश एक रिवराइन टेरेन का इलाका है, यानी कि बहुत से नदी नाले चलते हैं बांग्लादेश के थ्रू, कि ऊपर से हिमालय से आते हैं और नीचे बंगाल खाड़ी जाते हैं। अगर अप्रैल में हमला करते या उसके थोड़ी देर बाद में, 1-2 महीने की तैयारी के बाद में, तो दैट वुड हैव मेंट कि जो मेन कैंपेन था वो मॉनसून सीजन में होता, और नदी नाले उस टाइम पे अपने पूरे उछाल पे होते हैं, तो उससे हमलावर फौज को ज्यादा दिक्कत आती है, बल्कि जो डिफेंस करता है उसके लिए एक ऑब्स्टेकल सामने रहती है, तो उसका डिफेंस मजबूत होता है। ये एक कारण था। उसके बाद में इतनी बड़ी लड़ाई की तैयारी करनी, कोऑर्डिनेशन करना अपने आर्म्ड फोर्सेस के बीच में, प्लस मुक्ति बाहिनी के साथ, और इंटरनेशनल ओपिनियन जो था डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के साथ में उसको अपने पक्ष में करना, ये सब चीजें टाइम लेती हैं। और बाकी फौज की अपनी तैयारी, जो लॉजिस्टिक्स, जो आर्म्स, एम्युनिशन, सबको उनको रिलोकेट करना इन द ईस्टर्न थिएटर, तो ये सब एक वजह थी। मोटा मोटी डिटेल भी है इसके बारे में, लेकिन ये कुछ वजह थी कि जब उस के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ बहादुर ने, उन्होंने इंदिरा गांधी को बोला कि ये जंग हम मॉनसून के बाद में, विंटर्स के दौरान करेंगे, एंड रेस्ट अगेन एज द सेज हिस्ट्री। एब्सोल्युटली सर, एक बड़ी शानदार जीत, बड़ा शानदार एक कैंपेन करा सर। इसमें मैं जॉइंटनेस की भी बात करना चाहता हूँ सर। आजकल बड़ा है कि सीडीएस हैं हमारे जनरल अनिल चौहान, वो उन्होंने भी वही बात करी जो जनरल रावत ने बात करी थी, जॉइंटनेस जरूरत है, जॉइंटनेस की जरूरत है, एबिलिटी ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स टू फाइट टुगेदर सर। लेकिन 1971 में देखा गया है कि एक जॉइंटनेस थी। ये जॉइंटनेस कैसे बिल्डअप हुई सर? क्योंकि एयरफोर्स का भी बहुत जबरदस्त किरदार था, नेवी का भी जबरदस्त किरदार था, और आर्मी का तो था ही था सर। तो ये एक साथ कैसे लड़े? उस जमाने में तो कोई सीडीएस थे नहीं, तो ये एक साथ किस तरीके से लड़े? इतना कोहेजन, इतना कोऑपरेशन, इतना जिसको कहते हैं कि स्पिरिट डिकोर, अगर हम एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में लें, ये कैसे हो गया सर कि 13 दिन के अंदर एक नया मुल्क बन गया? इस सवाल का जवाब आपके पिछले सवाल में थोड़ा सा है कि कोऑर्डिनेशन और आपस में तालमेल बिठाने के लिए वक्त चाहिए होता है, छोटी छोटी नीटी ग्रिटीज को लुक आफ्टर करना पड़ता है। तो बहुत टाइम लेकर के ये पूरी कोऑर्डिनेशन की गई। जब आपने बात की है जॉइंटनेस की, तो बैटल ऑफ लोंगेवाला जो 1971 की एक शानदार जीत थी, एक राइफल कंपनी का एक आर्मर्ड कॉलम के सामने पूरी रात उसको रोक के रखना, एक बहादुरी ब्रिगेडियर चांदपुरी के नीचे 23 पंजाब। लेकिन उस लड़ाई में पूरी रात उस राइफल कंपनी ने उनको रोक के रखा, लेकिन जो डिस्ट्रक्शन हुई वो फर्स्ट लाइट पे जब एयरफोर्स आई तो उसने उन टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया। जितने टैंक्स इन्होंने अपनी आरसीएल गन से डिस्ट्रॉय किए थे वो किए थे। तो ये एक बड़ी मिसाल है। और उस लड़ाई के ऊपर एक मूवी बनी थी, हिंदी की मूवी बॉर्डर, और उसमें जो एयरफोर्स ऑफिसर जिसका किरदार जैकी श्रॉफ साहब ने निभाया था, उनका एक डायलॉग है, हम हैं तो क्या हम हैं, तुम हो तो क्या तुम हो। तो ये जो ज्वाइंटनेस की मिसाल एयरफोर्स ने लोंगेवाला में, एयरफोर्स ने फिर जितने भी वेस्ट पाकिस्तान के एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किया, उनके एसेट्स को ग्राउंड के ऊपर डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद में दर्शकों को शायद ये मालूम नहीं होगा, एयरफोर्स ने उन दिनों में जबकि प्रिसीजन वेपन नहीं होते थे, ढाका में गवर्नर हाउस के ऊपर जो रेड की और इतनी प्रिसीजन से रेड की, वो भी एक ऊंट की पीठ के ऊपर लास्ट दिन का था, वो सरेंडर से पहले का। और इंडियन नेवी ने, आपको मालूम है पीएनएस गाजी, कितने गाजी आए कितने गाजी गए, प्रॉब्ली मोहम्मद गजनी आया तो उसका पीएनएस गाजी आई थी और बाकी गाजी कश्मीर में आए थे। तो इंडियन नेवी ने पीएनएस गाजी को, जो उनकी सबमरीन थी, उसको डुबाया। इंडियन नेवी ने कराची हार्बर को बर्बाद किया मिसाइल अटैक से। इंडियन नेवी ने इकोनॉमिक ब्लॉकेड किया वेस्ट पाकिस्तान का अरेबियन सी में और ईस्ट पाकिस्तान का इन बे ऑफ बंगाल। और इसके अलावा इंडियन नेवी के जो
एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, उससे जो उनके एयर एसेट्स यानी कि हवाई जहाज उड़ के उन्होंने कोऑपरेशन दी ग्राउंड फोर्सेस को जहां तक उनकी रीच थी। तो ये लड़ाई जो है बहुत एक ज्वाइंटनेस का एक एग्जाम्पल है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सबसे बड़ा सरेंडर 93,000 का सरेंडर, स्टैंडिंग आर्मी विद वेपन सरेंडरिंग विद एम्युनिशन, ये एक अपने आप में इतिहास रचा गया था। और उस इतिहास की शानदार जो एक्टर्स थे, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, और सबसे बड़ा किरदार निभाया था मुक्ति बाहिनी ने। तो हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम। सर, मैं आपने मुक्ति बाहिनी का बार बार नाम दिया, शायद हम लोग मुक्ति बाहिनी को इतना याद नहीं करते जितना हमें करना चाहिए, बट आपने सर 3 बार मुक्ति बाहिनी का जिक्र आप कर चुके हैं अपने इंटरव्यू में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, मुक्ति बाहिनी थी क्या? क्योंकि जब मैंने पूछा, सर आई मेट अ बांग्लादेशी प्रोफेसर, मैंने उनसे पूछा कि मुक्ति बाहिनी थी क्या, तो ही सेड कि जब जुल्म बहुत बढ़ जाता है, और ये बुजुर्ग प्रोफेसर थे सर, करीब 70 साल के, रिटायर्ड नाउ, मैं उनसे कलकत्ता में मिला, उन्होंने बोला कि मेजर साहब जब जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तब मुक्ति बाहिनी पैदा होती है। हम कभी नहीं चाहते थे कि हम हथियार उठाएं। ही सेज वी आर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन पोएट्री, इन म्यूजिक, हमारा लिटरेचर से शौक है, हम लड़ना नहीं चाहते थे। पर वो कहते हैं कि वेस्ट पाकिस्तानियों ने इतना मजबूर कर दिया कि हम क्या करते उस वक्त, हम बहुत परेशान हो गए, तब हमने हथियार उठाए। इसके बारे में जरा बताइए सर। बिल्कुल, जैसे आपने प्रोफेसर साहब का जिक्र किया, वेस्ट पाकिस्तान की जो आर्मी थी, जो प्रीडोमिनेंटली वेस्ट पाकिस्तान मुसलमान, जो वेस्ट पाकिस्तानी मुसलमान डोमिनेटेड आर्मी है, जबकि पंजाब एक उनका छोटा हिस्सा है, पंजाबी मुसलमान डोमिनेटेड आर्मी है, जबकि पंजाब एक छोटा हिस्सा है। उन्होंने जिस तरह के अत्याचार किए आज के वेस्ट बंगाल के लोगों के ऊपर, औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, वो सहन नहीं कर पाती कोई भी कौम। तो कौम के अंदर से फिर वो भावना उठी, और मुक्ति बाहिनी एक गुरिल्ला फोर्स थी, यानी कि उनको दे वर सन्स ऑफ द सॉइल, उनको जमीन के बारे में जानकारी थी, उनको गलियां, मोहल्ले, नुक्कड़ कोने, खेतों की सब जानकारी थी, और कहाँ कहाँ पाकिस्तान आर्मी के कैंप हैं, कहाँ पे उनकी यूनिट्स हैं, कहाँ पे उनके बेसिस हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। उस जमाने में जबकि ड्रोन नहीं होते थे या कोई भी सर्वेलेंस के ज्यादा आले नहीं होते थे, मुक्ति बाहिनी was eyes and ears of the forces which were operating in Pakistan, East Pakistan then. तो मुक्ति बाहिनी का एक बहुत जबरदस्त किरदार है। अगर मुक्ति बाहिनी की कोऑपरेशन नहीं होती, और मुक्ति बाहिनी तो सन्स ऑफ द सॉइल है ना, उनकी आजादी की लड़ाई थी, और उन्होंने ये किरदार बखूबी निभाया, और उनकी कोऑपरेशन से इंडियन आर्मी के पास इक्विपमेंट थी, टैंक्स थे, एयरक्राफ्ट थे, नेवल एसेट्स थे, और ये सब कुछ मिलकर के जो एक्यूरेट खबर, और फिर गुरिल्ला टैक्टिक्स के साथ जाकर के सेंसिटिव टारगेट्स को अटैक करना। तो मुक्ति बाहिनी का किरदार एक बहुत बड़ा किरदार है, और ये एक पीपल्स मूवमेंट थी, एक पीपल्स आर्मी थी, एंड इन्होंने एक बहुत जबरदस्त काम किया अपने देश के इतिहास के लिए। एंड अगेन आई विल से रेस्ट इज हिस्ट्री। सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। कई पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स का कहना था कि हमारे पास हथियार थे, हम लड़ सकते थे 30 दिन और। देखिए सर, 1962 की लड़ाई भारत ने चीन से लड़ी, भारत हारा, लेकिन हमारे जो फौजी थे सर वहीं पे वीरगति को प्राप्त हो गए, वे देवर फाइटिंग्स। मेरी खुद की रेजिमेंट में से रिजांगला का एक बहुत बड़ा एक नाम है, मेजर शैतान सिंह का बहुत जबरदस्त नाम है सर। मैं जानना चाहता हूं सर कि हार जीत तो एक लड़ाई का वो है रुख सर, एक हारती, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी जिसको सारे पाकिस्तान की लोगों का प्यार मिला, दौलत मिली, सारे बजट मिले, उनके पास टैंक्स भी थे, पैटर्न टैंक्स, और लेटेस्ट अमेरिकन इक्विपमेंट भी था, और वो कह रहे थे हमारे पास गोला बारूद भी था, सब कुछ था लड़ने के लिए 30 दिन और। ये टूट कैसे गए सर? अगर ये बात थी कि इनके पास सब कुछ है, क्योंकि देश के रिसोर्स का पहला हक तो पाकिस्तानी फौज का है, आज भी है सर, तब तो और ज्यादा था, आज भी है। दे हैड एवरीथिंग, दे हैड अमेरिकन इक्विपमेंट सर। 7th फ्लीट की बात हम लोग सुनते हैं कि अमेरिका ने बोला था हम 7th फ्लीट भेज रहे हैं। तो ये सरेंडर कैसे, ये 93,000 लोगों ने हथियार किस तरीके से डाल दिए सर? देखिए, कोई भी प्रोफेशनल आर्मी, जैसे आपने 1962 का जिक्र किया, आइदर यू ले डाउन योर लाइफ फाइटिंग, और you are overpowered and captured and taken as a prisoner of war fighting, never a surrender. And यहाँ पे मुझे एक
श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी के देश सेवा पर मोहे से एक दो लाइन याद आ रही हैं। आव इस हार, उन्होंने बोला जब आव की ओर निधान बने अत ही रण में तब जूझ मरूं, कि अगर मैं इफ आई एम प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स अ सर्टेन डिफीट आई प्रेफर टू डाई फाइटिंग इन द बैटलफील्ड। तो ये इंडियन आर्मी के वजूद में है, ये इंडियन आर्मी के किरदार में है। लेकिन वो आर्मी वो अपने काम के ऊपर कन्विंस नहीं थी कि जो वो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। They were a occupational force in East Pakistan. They were committing atrocities. तो उनको जनरल जाकिर नियाजी का सरेंडर से एक दिन पहले का बयान है कि हम तो लड़ते हुए मर जाएंगे, लेकिन he was the first one to come and give his pistol away and sign on the document of surrender. So ये एक प्रोफेशनल आर्मी का कार्रवाई नहीं है। कोई भी प्रोफेशनल आर्मी जिसके 93,000 आर्म्ड सोल्जर्स अभी भी खड़े हो मैदान में, उसका सरेंडर करना लीडरशिप फेलियर। द कॉज वाज नॉट जस्टिफाइड, इट वाज नॉट अ जस्ट कॉज, एंड दे वर नॉट अ प्रोफेशनल आर्मी एंड दे वर फेसिंग अ माइटी फोर्स ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड मुक्ति बाहिनी टुगेदर। दे हैड नो अदर ऑप्शन। नहीं सर, मैं यही सोचता हूं सर। आई जस्ट वांट टू थोड़ा सा और मैं सोच रहा हूं तो आपसे 2 मिनट और डिस्कस करूं ये पॉइंट सर, क्योंकि ये तो हमें भी फौज में सिखाया जाता है कि सर लास्ट मैन लास्ट राउंड, और कितने वाकये हैं कि मतलब हथियार डाल के वापस मत आओ। आपने बिल्कुल ठीक बोला, इफ यू आर कैप्चर्ड इन कॉम्बैट एज अ पीओडब्ल्यू दैट्स सेपरेट केस सर, दैट्स अ सेपरेट केस, दैट इज सोल्जरली सर, यू आर प्रिजनर ऑफ वॉर, वो ठीक है। पर इन्होंने हथियार डाल दिए सर, और लड़ने की उस कुछ समय के बाद अचानक ये देखते हैं कि एक समय तक तो लड़ाई लड़ी उन लोगों ने, पाकिस्तानी आर्मी ने, इसमें कोई शक नहीं है, लड़ाई लड़ी, बट सडनली मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर, व्हाट कारण क्या था कि इतनी बड़ी फोर्स का अचानक रातों रात 14-15 तारीख को कुछ और बयान आता है, अचानक रातों रात ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी फोर्स का मोरल कोलैप्स हो गया सर, मनोबल कोलैप्स हो गया, और हथियार डाल दिया। नियाजी साहब ने अपना वेपन डाल दिया एंड जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा टुक हिज सरेंडर सर। हमें वो आइकॉनिक फोटोग्राफ सभी को पता है सर, वी ऑल नो दैट, बट ये हुआ क्या सर, क्यों ऐसा हो गया कि इट कोलैप्स्ड लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स, दिस सो कॉल्ड ग्रेट आर्मी विच हैड एक्सेस टू ऑल द रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, इसका हुआ क्या सर अचानक रातों रात, क्या हो गया? देखिए, जब सोल्जर लड़ाई करता है तो सबसे पहले उसका जो एम है वो जस्टिफाइड एंड जस्टिफाइएबल होना चाहिए। उसका जंग के मैदान में जाना ना सिर्फ उसके लिए, उसके देश के लिए, उसके परिवार के लिए, उसके जान पहचान वालों के लिए, ये एक होना चाहिए कि यस ही इज डूइंग अ जस्ट फाइटिंग फॉर अ जस्ट कॉज। वहां पे कॉज जस्ट नहीं था। सेकंडली, अ सोल्जर डाइंग फाइटिंग इज अ सोल्जरली क्वालिटी, लेकिन वहां पे जो सोल्जर्स थे इंक्लूडिंग जनरल नियाजी, दे वर मोर वरीड अबाउट देयर पर्सनल सेफ्टी। दे न्यू कि अगर वो एक दिन भी और लड़ाई करेंगे तो शायद मुक्ति योद्धा आएंगे और उनको तहस नहस करके खत्म कर देंगे। दे वर सो स्कैर्ड, they were so scared in spite of having been heavily armed। पूरे हथियार बंद होने के बावजूद भी मुक्ति योद्धा से वो इस तरह से डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें मालूम था उन्होंने किस तरह के त्रासदी, किस तरह के अत्याचार किए हैं बांग्लादेशियों पे, कि मुक्ति बाहिनी उनको छोड़ने वाली नहीं है। So they preferred to surrender to Indian Army, which they knew is a honorable army, ethical army and goes by the honor code। तो उनके सामने दो ही ऑप्शन थी, जहां तो मुक्ति बाहिनी के मुक्ति योद्धा उसके सामने कट मरे या कट के मरे, जहां इंडियन आर्मी विच इज एन एथिकल आर्मी उसके सामने सरेंडर करे और अपनी जान बचाने। तो उन्होंने सेकंड ऑप्शन चुनी, क्योंकि इंडियन आर्मी के इथोस एंड इंडियन आर्मी की कन्विक्शन उन्हें मालूम थी। जी सर, मैं अगले सवाल पे आता हूं सर, कि शिमला अग्रीमेंट हुई, उसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया, उसके बाद शिमला अग्रीमेंट हुई और वहां पे डिसाइड हुआ सर, वी लुक्ड आफ्टर देयर पीओडब्ल्यूज वेरी वेल सर। 2-2.25 साल तो जनरल नियाजी भी रहे सर इंडिया में, और मैंने सुना है सर उनके लिए ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ मीना कुमारी, तो पाकिजा फिल्म भी उनके लिए स्क्रीन करी गई, एंड ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज विस्की सर, फॉन्ड ऑफ हिज स्कॉच। यस एब्सोल्युटली सर, एंड गोल्फ प्लेइंग जनरल, उनके साथ काफी ब्रिगेडियर्स थे, मेजर जनरल्स थे, वी लुक्ड आफ्टर देम वेरी वेल सर। बट हम ये देखते हैं सर कि पाकिस्तान में छोटी सी चीज हो जाती है, उसका दुनिया भर का प्रोपेगेंडा बना के कि हमने बहुत बड़ा कोई फतेह हासिल कर लिया हो भारत पे। हमने तो सर कभी भी बात नहीं करी कि हमने इतने लोगों को बैठ के 2.5-3 साल खाना खिलाया, हमने तो कभी बात नहीं करी सर। लेकिन वो एक अभिनंदन का वाकया हो गया तो वो कहते हैं कि हमने चाय पिला दी अभिनंदन को।
हमने तो सर 93,000 पाकिस्तानी कैदियों को 3 साल, जनरल साहब का 2.5 साल, नहीं, आई थिंक ही इज द लास्ट मैन टू गो बैक सर, ही इज द लास्ट मैन टू गो बैक। 2.5 साल हमने पूरी पाकिस्तानी फौज को वहां पे 93,000 को ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, 2-3 बार चाय सर, हमने तो आज तक मेंशन नहीं करा। अगेन, इज दिस अ प्रॉब्लम ऑफ इथॉस? इज देयर अ डिफरेंस इन इथॉस सर? सी, हमारे वेदों में लिखा हुआ है अतिथि देवो भव, कि जो हमारा मेहमान है वो हमारे लिए भगवान के समान है। तो जब एक बार उस आर्मी ने अपने हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिए और अपनी विश उन्होंने जता दी कि अभी हम लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, उसके बाद में वो हमारी कैप्टिविटी में थे, वो हमारे मेहमान की तरह थे। और हमारे जो वेद बोलते हैं, हमारी जो पुरानी हमारी सभ्यता बोलती है, हम अपने मेहमान की इज्जत करते हैं। जैसे आपने बोला, गोल्फ खेलते थे, स्कॉच पीते थे, वो सब किया, और हम इस चीज का ढंढोरा नहीं पीटते। और जब उनको वापस किया, एक जिसको कहते हैं समझौते के तहत वापस किया, और सही सलामत मैं जियोसीता सागर में धाना में PW कैंप था, प्रिजनर्स ऑफ वॉर कैंप था, वो मेरे नीचे आता था और मैं वहां कहानियां सुनता था। मेडिकल ट्रीटमेंट तक, डॉक्टर्स मेडिकल ट्रीटमेंट पूरी होती थी उनकी वहां की, जो लोकल्स अभी तक उसके बारे में बात करते हैं। और बात रही अभिनंदन की, one more thing which needs to be understood very clearly is Abhinandan was fighting it out. His aircraft went down while he was fighting. He did not surrender. He was captured while trying to contest the enemy. Whereas 93,000 fully armed, fully equipped people surrendered and laid down their arms and signed a document of surrender. So there is a big difference. Abhinandan is much better than those 93,000 alone. He stands tall, he stands brave, he stands Indian. मैं आपको बताना चाहता हूं, ये छोटी बातें हैं, छोटे लोग करते हैं। और जो उनकी पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, मेरी किताब में मैंने इसके बारे में जिक्र भी किया है कि पसीना आ रहा था, टांगें कांप रही थी। कोई एहसान नहीं किया अभिनंदन को छोड़ के, वो टांगें कांप रही थी, वो पसीना आ रहा था। वो 9 बजे का टाइम कुछ खास अहमियत रखता था उस रात की। और उनके खुद वो जो लेडी ऑफिसर थी, वो गेट तक छोड़ने आई साथ में उनको। तो इसमें कोई एहसान नहीं किया किसी के ऊपर। जो हुआ उसका बैकग्राउंड इतिहास हम सबको मालूम है, कहाँ पसीना आ रहा था, कहाँ टांगें कांप रही थी। तो आई लीव इट एट दैट। बट आवर कल्चर, आवर इथोस, आवर सभ्यता, हमारी पुरातन सभ्यता हमें इजाजत नहीं देती है कि हम अपने मेहमान के खिलाफ कुछ बोले। तो हमने उनको अपने मेहमान की तरह ट्रीट किया, एंड एज दिस इंशाल्लाह अगली लड़ाई में भी यही करेंगे। एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड सर। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है सर कि अभी खबर आई कि एनडीए में गर्ल कैडेट्स हैं सर, लेडी कैडेट्स, LCs आर नाउ इन एनडीए सर। तो आपको क्या लगता है सर, जो लोग बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की और ये सब चीज़ें बात करते हैं सर, व्हाट इज़ योर व्यू? आप एक्स एनडीए हैं सर, आपके अल्मा माटर में नाउ देयर आर लेडी कैडेट्स, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है सर, और आपके क्या व्यूज हैं इसके बारे में? देखिए, एक देर आए दुरुस्त आए, एक हिंदी का मुहावरा है। दिस वाज अ थिंग व्हिच हैड टू हैपन एंड इट हैज हैपेंड एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। विमेन ऑफिसर्स आजकल तो इन द जवान्स रैंक्स आल्सो द विमेन आर कमिंग। विमेन ऑफिसर्स आर वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ अ फोर्स। उनका एक हिस्सा है, किरदार है। और जितने भी विमेन ऑफिसर्स के साथ में मैंने अपना कैरियर के दौरान इंटरेक्ट किया है, they are thorough professionals. They have joined the organization against probably the will of the parents, the will of the society, and they have faced all types of challenges trying to convince their society or the family कि मुझे तो फौज में जाना है। इतनी दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति वाली एक पोटेंशियल ऑफिसर को आप रोक कैसे सकते हो? And these girls who will be officers tomorrow, the women officers or the lady cadets, I can vouch for it. They have, in my command, they have performed much better than the male officers at times. I am all for it, and I'm looking forward to them joining the rank and file of the defense forces and add laurels to the organization, which is so respected, and I think wonderful idea and wonderful thing to happen. सर, हमारी शो ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सारे व्यूअर्स की तरफ से सर आपको भी विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद सर। थैंक यू, एंड आपको और आपके व्यूअर्स को विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे चेयरफुल, स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड जय हिंद। नमस्कार।